हेलो एंड वेलकम टू द इकोनॉमिक्स इन दिस वीक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे M1, M2, M3 एंड M4 मनी सप्लाई के बारे में। व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट डिफाइन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, और नई मनी सप्लाई क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स UGC नेट में आए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दिखाया जाएगा, जिसे आप ये वीडियो देखने के बाद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर दीज टर्म्स M0, M1, M2 एंड M3 एंड M4। ये किसी भी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई मतलब मुद्रा की आपूर्ति को शो करते हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई एग्जिस्ट करती है फॉर नाउ, और वो कितने लिक्विड है, मतलब कितने तरल रूप में है। RBI द्वारा इसे वीकली या फोरनाइट या क्वार्टरली पब्लिश भी किया जाता है, तो इसे आप RBI की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट विथ M0 विच इंक्लूड्स करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, विच मीन्स हमारे पास जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स है जो RBI या फिर किसी भी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड रूप में होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी होती है वो। और मनी लिक्विडिटी होती क्या है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, पर ये चारों टर्म्स बता लेने के बाद, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नाउ M1 money which includes M0 plus demand deposits, that you can say DD, and plus other deposits। इसका मतलब है M1 मनी सप्लाई के अंदर M0 मनी मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आती है। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स जो हम बैंक में जमा करते हैं और जिसको हम DD के थ्रू कभी भी निकलवा सकते हैं। और साथ में अदर डिपॉजिट्स जो नेचर में लिक्विड हो, मतलब जिसे हम आसानी से निकलवा सके, जिसे हम आसानी से निकलवा के और मनी की तरह यूज़ कर सकें, लाइक ट्रेवलर चेक इंक्लूडेड है। लेट्स मूव टूवर्ड M2 मनी सप्लाई विच इंक्लूड्स M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। M2 मनी सप्लाई M1 मनी सप्लाई को ऐड करता है, मतलब M1 मनी सप्लाई में हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है वो M2 मनी सप्लाई में ऐड है। उसके साथ ही डिमांड डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। इसके पहले जो हम लोगों ने M1 मनी सप्लाई में डिमांड डिपॉजिट्स पढ़ा था वो बैंक से रिलेटेड थी, और यहाँ पे जो हम डिमांड डिपॉजिट्स पढ़े वो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। मतलब ऐसी सेविंग्स जो हमने पोस्ट ऑफिस में करके रखी जिसे हम कभी भी आराम से डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू निकाल सकते हैं, वो M2 मनी सप्लाई का पार्ट है। अब M3 मनी सप्लाई विच इज़ इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। Here you can see M3 मनी सप्लाई M2 मनी सप्लाई का डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को ऐड नहीं करता है। इसका मतलब है कि M3 मनी सप्लाई में सिर्फ हमने M1 मनी सप्लाई में जो पढ़ा था, मतलब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स तो ऐड है, बट यहाँ पे M2 मनी सप्लाई का पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट था वो ऐड नहीं करता है। और इसके साथ ही ये बैंकों का जो टाइम डिपॉजिट्स है वो ऐड करता है। मतलब हमने जो बैंकों में कुछ ऐसी सेविंग्स रखी है जो टाइम के साथ ही मैच्योर होगी, जैसे FDs या FDs और CDs, वो इंक्लूडेड है। नाउ M4 मनी विच इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि M4 मनी सप्लाई में हम M3 मनी सप्लाई को ऐड करते हैं प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। मतलब M4 मनी में हम पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट्स को ऐड करते हैं, सिर्फ एक चीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं, वो NSC है, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बाकी हर तरह की पोस्टल डिपॉजिट्स इंक्लूड की जाती है M4 मनी में। तो भी वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग मनी सप्लाई को जो M1, M2, M3 एंड M4 के टर्म्स में पढ़ते हैं वो हम लोग मॉनेटरी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के रूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी एग्रीगेट्स का मतलब ये हो गया कि M0 जो मनी सप्लाई थी या फिर M1 मनी जो सप्लाई थी, वहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ मनी है यहाँ पे देखिए कम है, मतलब करेंसी नोट्स और कॉइन्स और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट से अदर डिपॉजिट्स ही शो करें। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में मतलब इकोनॉमी में और भी सारी मनी है जो हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में FDs के पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक्स में FDs या और भी CDs मतलब किसी भी तरीके से रखी है। लेकिन M0 या फिर M1 में हम लोगों ने वो चीज़ इंक्लूड नहीं की, क्योंकि वो उतनी लिक्विड नहीं है नेचर में, मतलब हम लोग उसे कभी भी निकाल के कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग M1 से M2, M2 से M3 या फिर M3 से M4 की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम लोग का मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी बढ़ने लगता है। मतलब
मतलब आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज होने लग रही है। मतलब M0 में उतनी हमने क्वांटिटी ऐड मनी सप्लाई ऐड नहीं की थी, मतलब उतनी मनी सप्लाई ऐड नहीं है, और M4 में ज़्यादा ही मनी सप्लाई, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा ही एडेड है। इसीलिए M1 मनी सप्लाई को नैरो मनी और M3 मनी सप्लाई को ब्रॉड मनी के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे हमने M3 बोला, M4 नहीं बोला, क्योंकि इसका एक रीज़न है जो अभी आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बेस पे M0 या फिर M1 जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा लिक्विड है इन नेचर, और M3 या M4 मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे वो लीस्ट लिक्विड इन हो जाएगी सप्लाई में। इसका मतलब ये है कि लीस्ट लिक्विड का मतलब ये है कि उसे हम मतलब मनी के रूप में जैसे और जब चाहे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप अभी ऊपर देख रहे हैं कि अगर आपके पास नोट्स या करेंसीज है या फिर इवन आपके पास डीडी भी है, तो भी आपके पास एक पेमेंट का एक इजी मेथड है, मतलब एक इजी वे है। आप कोई भी चीज़ परचेज करके उसको इजीली पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लिक्विड इन नेचर है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो और बाकी की सारी मनी लीस्ट लिक्विड इन नेचर हो जा रही है, मतलब उन्हें हमें पेमेंट के लिए यूज़ करने से पहले हमें टाइम लगेगा उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए। और इसीलिए M1 मनी को मोस्ट लिक्विड और M4 मनी को लीस्ट लिक्विड मनी कहा जाता है। अभी इसके बाद आगे 1998 के आगे हम लोगों की जो ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है, जो हम लोगों ने अभी तक M1 से लेके M4 के रूप में देखी और पढ़ी, वो आगे वो टर्म्स चेंज हो जाते हैं। और आगे चल के जो हम लोगों ने अभी मॉनेटरी एग्रीगेट्स और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स एक साथ ही पढ़ा, मतलब एक ही टर्म्स में उन दोनों चीज़ को डिफाइन किया, वो आगे चल के वो दोनों भी अलग अलग डिफाइन होने लगेंगे अलग अलग टर्म्स के साथ। ऐसा क्यों हुआ और इसकी ज़रूरत क्या थी, ये सब हम एक अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे। और उस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।